पेस्टल की फुल फॉर्म याद रख लेनी है, ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है ना। एनवायरनमेंट भी और बिजनेस एनवायरनमेंट भी। एनवायरनमेंट को हम अपने आसपास के माहौल को बोलते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस का एक अपना माहौल। ठीक है, अगर हम बात करें इसको कॉमर्स के उसमें टर्म्स में, तो इसका मतलब है कि जैसे देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक तरह से रेवोल्यूशन आई है, तो बिजनेस के भी जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। यू मस्ट बी एग्रीइंग विद मी। ठीक है, अब उससे क्या है कि फिजिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड चला गया बिजनेस। ठीक है जी, इनफैक्ट हर चीज ही बिजनेस जो फिजिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड चली गई है, खासकर तब जबकि कि सभी वर्ल्ड लेवल पर लोगों ने कोरोना वायरस का वो एक अटैक देखा, कोविड-19 का एक टाइम देखा। तो उसके बाद से क्या हुआ है कि ऑनलाइन मोड्स जो हैं और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत बड़ा उसका एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो सामने आ गया है। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट की बात हम लेके चलेंगे, वो हम बिजनेस के ऊपर इन फैक्टर्स का जो असर हो रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है बिजनेस के, उसके ऊपर क्या क्या असर हो रहा है उसकी बात हम लेके चलेंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, ये आपको मालूम है कि बिजनेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, बनाना प्रोडक्ट को, ठीक है, उसकी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करनी, और उसका इनफैक्ट दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसका एक ट्रेडिंग भी होता है। ठीक है, ट्रेडिंग क्यों की जाती है? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। प्रॉफिट क्या होता है? यू ऑल नो, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो प्रॉफिट क्या है? एक रिवॉर्ड है या एक रिटर्न है या एक रेम्यूनरेशन है, किसके मैम अगेंस्ट या किसके करके। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी बोलिए। एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? हाँ जी, नेक्स्ट ये है कि हम लोग बात कर रहे थे कि बिजनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है बिजनेस का क्या मतलब है, क्या मायने हैं। और यहाँ पे हमने बात करी कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। प्रॉफिट अर्निंग जो है उसके उसमें उसके लिए क्या क्या जरूरी है। इनफैक्ट बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है या एफिशिएंसी है, वो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम बिजनेस को मेजर करते हैं, वो प्रॉफिट ही है। ठीक है जी, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो नेचुरली ऑब्जेक्टिव्स यही हैं उसके। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस +1 में बिजनेस स्टडीज में इसको डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है, और वहां पे अलग अलग पॉइंट्स और सब पॉइंट्स हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फिर उसके बिना और भी जो है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ठीक है, सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें जो हैं अगर लॉन्ग रन में बिजनेस को चलाना है तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। उसमें चाहे वो एम्प्लॉय की बात हो चाहे कस्टमर की बात हो, सभी को लेके साथ में चला जाता है। अब ये जो बिजनेस है और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हासिल तो होने चाहिए। उसके लिए एक एनवायरनमेंट होती है जो उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनवायरनमेंट, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है? इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम बात करें, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिससे बिजनेस की विजन क्या है, उसका जो है फिलोसफी क्या है, उसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स क्या है ना। तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि अगर इकोनॉमी कैसी चल रही है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है एक बिजनेस की, लीगल जो है, लीगल सीन क्या है किसी कंट्री का, ठीक है, कंट्री जो है वो बाहर के लोगों को, बाहर के जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन, उनको अपने अंदर आने का मौका दे रही है, अपनी मार्केट में जाने का कि नहीं। ठीक है, ये मेजर्स नजर आते हैं। जैसे इंडिया ने भी इसमें काफी रिफॉर्मेशन देखी है। जो एलपीजी की रिजीम आई थी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके पहले जो हमारी इकोनॉमी का जो वो था फलसफा, वो एक बड़ा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट था। उसमें काफी कंस्ट्रेंट्स होते थे अगर कोई बाहर से ये इंडिया लेवल पर जुड़ना चाहता था अगर।
लेकिन अब बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है ना। अब तो इसीलिए ही हम लोग इसको एक पूरे नेशन की बाउंड्रीज के बियॉन्ड जब काम चला जाता है तो हम कह देते हैं कि हम सब जो है एक ग्लोबल विलेज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बहुत पास आ चुके हैं। सो इसी तरह से काफी गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं। सो ये वाले जो फैक्टर्स है ना जो कि किसी बिजनेस को बाहर से इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट करते हैं, उनको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल देते हैं। ठीक है। अब इसमें ये देखना पड़ता है कि जो एनवायरनमेंट होती है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, लेकिन उनका इफेक्ट पड़ता है वो या तो बिजनेस को कोई अपॉर्चुनिटी देती है या वो थ्रेट देती है। मतलब या तो बिजनेस उस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की वजह से प्रॉस्पर करता है, तो या तो वो चैलेंजेस फेस करता है। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी का भी बताया, अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से कुछ मिलने से उसमें इमीडिएट सर्ज आता है प्रोडक्ट्स की डिमांड में। और थ्रेट क्या है? एक अनफेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से रिस्क खड़ा हो जाता है बिजनेस के लिए। ठीक है। जैसे कोई नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, कॉस्ट कटिंग के साथ, तो उसमें उन्होंने प्राइस भी डाउन कर दिया, तो ये चीजें हैं। तो जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो वीकनेस होती है बिजनेस की वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब अगर बिजनेस जो है वो अपने आप को जज करना चाहता है कि एक चलती हुई बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम लोग सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, तो उसमें बिजनेस को अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। स्वॉट एनालिसिस जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एक्रोनियम है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है। तो मतलब एक जो बिजनेस है वो अपनी एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाता है जिसमें वो देखता है कि उसके पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है उसको जिससे वो आगे एक्सपैंड कर सकता है, और क्या चैलेंजेस हैं जो उसको फेस करने पड़ेंगे। तो उस केस में वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूज करता है, स्ट्रेंथ्स को यूज करता है, थ्रेट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो स्वॉट एनालिसिस जो है बेसिकली बिजनेस को एक इनर जजमेंट के लिए अपने आप को मेजर करने का पूरा मौका देती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटे, उसमें हम लोग क्या है, उसमें दो तरह के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ये सारा टॉपिक जो है ना पूरा प्योर थेरेटिकल है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे अभी तो आप एक बार पढ़ रहे हो, मेरे साथ साथ चल रहे हो आप, तो बाद में आप कॉपी में इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में कि जैसे दो तरह के एनवायरनमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर उसके आगे बात करते हुए एक्सटर्नल की बात की तो आगे फिर से दो आ जाती हैं, माइक्रो मैक्रो, इस तरह से। तो जब आप इस तरह से करते चले जाएंगे ना तो आपको इसको रिटेन करना और एक स्टोरी की तरह चलाना बड़ा आसान हो जाएगा, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। मेरा आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको। एनी डाउट बेटा? नो मैम। ठीक है बेटा। अब देखो बेटे, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम कौन लोगों को साथ में, इसमें कौन से कंपोनेंट्स लेके चलते हैं? तो इसमें हम लोग जैसे सप्लायर हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई इस तरह से उन सबको लेके चलते हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर तो सप्लाई सोर्सेज डिफरेंट हैं डिफरेंट बिजनेस फॉर्म्स के, तो उसमें उनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। अब दो बिजनेस फॉर्म्स हैं, एक का सप्लाई सोर्स कुछ अलग है, दूसरे का कुछ और है, तो नेचुरली उस फॉर्म के जो रिजल्ट्स होंगे वो उसके ऊपर काफी इफेक्ट डालेंगे। अब सप्लायर्स जो है वो रॉ मटेरियल्स देते हैं, है ना, मशीनरी प्रोवाइड कर दी, कोई सर्विसेज दे दी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस के लिए तो वो एक कॉस्ट एडिशन का काम करते हैं, बिजनेस उनसे खरीदारी करनी है, उनके लिए इनपुट का काम कर रहे हैं वो। तो बिजनेस को अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेनी पड़ती है कि उनको सप्लायर के ऊपर कितना डिपेंड करना है ना, और उसके साथ उनकी जो कॉस्ट इंक्रीज होनी है वो कितनी होनी है। तो ये चीजें भी बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। उसके बिना कस्टमर्स हैं। अब कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस का मेन एम है कि मार्केट में कस्टमर्स को लेके आना, फिर उनको सस्टेन करके रखना, ठीक है, या रिटेन करके रखना। तो नेचुरली अगर हम बात करें तो कस्टमर जो है वो तभी रहेगा बिजनेस में जब उसको पूरे तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है। अब जो कस्टमर है वो भी अलग अलग हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, तो ऐसे है। अब ये देखिए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसको कस्टमर्स हर तरह के, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि डिफरेंट तरह के कस्टमर्स होते हैं, जैसे उनके पास हाउस होल्ड भी है, बिजनेस फर्म्स भी हैं, तो कॉरपोरेशन भी हैं,
इस तरह से। तो जो ये कस्टमर्स हैं, जैसे जैसे इनका जो है इन्फ्लुएंस जो है बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि नेचुरली कस्टमर की मार्केट अगर चेंज होगी तो नेचुरली बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एरिया जो है वो भी आएगा, वहां पे भी इनको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे आपके पास कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स एंड द अदर फॉर्म्स दैट compete फॉर रिसोर्सेज एंड फॉर मार्केट्स, मतलब कि सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई और, है ना, तो उसमें जो बाकी के जो लोग हैं वो इनके लिए जो है एक बहुत बड़ा कंपटीशन जो है वो खड़ा करते हैं। अगर तो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो वाले कंपटीटर्स होते हैं, उनमें जो कंपटीशन होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको जेनेरिक कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है। और अगर कंपटीशन कुछ इस तरह से है कि कस्टमर ने डिसाइड करना है कि या तो वो हॉलिडे रिजॉर्ट पे जाएगा, वहां पे खर्च करेगा, या फिर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार खरीदेगा, तो मतलब ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड नहीं है। लेकिन नेचुरली कस्टमर की इनकम के ऊपर वो जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डालती है कि उसने अपने इनकम किधर खर्च करनी। तो ऐसे के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कस्टमर को दोनों तरफ ल्योर कर रहे होते हैं, तो उस वाले कॉम्पिटिटर्स को के बीच में जो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर टीवी की बात करें तो सोनी कलर टीवी है वो पैनासोनिक कलर टीवी के साथ compete करता है, फिलिप्स कलर टीवी के साथ compete करता है। अगर हम एसीज की बात करें, जैसे आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो हेयर के एसीज आ रहे हैं, फिर पैनासोनिक की एसीज आ रहे हैं, सैमसंग के हैं, एललॉयड्स के हैं, ओ जनर के हैं। कहने का मतलब है कि मतलब एक जैसे प्रोडक्ट के जो डिफरेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो क्या है, दैट इज जेनेरिक कंपटीशन। और जैसे मैंने आपको वो हॉलिडे रिजॉर्ट वाली वो मैंने यहीं से एग्जांपल लिया है बेटा। ठीक है। तो उस कंपटीशन को हम लोग इनडायरेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटे मार्केट इंटरमीडिएरीज। अब जो मार्केट इंटरमीडिएरीज जो है ये जैसे आप पढ़ते हो ना एड्स टू ट्रेड, ये वो है जो प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है। आज मार्केट इंटरमीडिएरीज में ब्रोकर्स आ जाते हैं, कमीशन एजेंट्स आ जाते हैं, कंपनीज हैं, वेयर हाउसेज हैं, मतलब इवन एडवर्टीजमेंट वाली जो एजेंसीज हैं वो भी आ जाती हैं। तो वो सारे अब इनका बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ये जोड़ने का काम करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को, चाहे वो लोकली हो चाहे वो कहीं दूर बियॉन्ड बॉर्डर्स बैठे हों, अब्रॉड बैठे हों, इस तरह से। तो उसके लिए वो फिर उस तरह का एडवर्टीजमेंट मीडिया यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर बाहर है, फ्रंटियर्स को क्रॉस करके है, मतलब कि दूसरे इनफैक्ट कंट्री में भी है, तो फिर थ्रू वेबसाइट्स और थ्रू अदर ऑनलाइन मोड्स जो प्रोडक्ट को हम लोग आसानी से उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर या प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट। मार्केट एक वाइडर टर्म है वेंडर और कस्टमर से, कि वेंडर कौन है, सेलर, सेलर को बोलते हैं। तो मार्केट जो वर्ड है ना उसको हम पर्टिकुलरली एक मतलब कह लो एक प्लेस के साथ जोड़ कर नहीं कहते हैं, हम उसमें लेके चलते हैं तो जो सम टोटल ऑफ द टोटल नेगोशिएशन जो वेंडर और कस्टमर में होती है उसको बोलते हैं मार्केट। अब उसमें आपने पढ़ा है बेटे मार्केट में ही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट की कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, एक सिचुएशंस आ जाते हैं कि किस तरह का कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे वहां पे ये अगर मोनोपोलिस्टिक है या डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक है, आपने तीन तरह के तो डेफिनेटली पढ़े हैं, मोनोपोली भी पढ़ी है, मोनोपोलिस्टिक भी पढ़ा है ना। और तो ये वाले जो परफेक्ट कंपटीशन है वो भी पढ़ा है। तो ये वाली जो होती है ना मार्केट सिचुएशंस, ये इसको हम मार्केट के साथ डिफाइन करके चलते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द बिजनेस एंटरप्राइज जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई हैं वो हैं। सो इसमें एम्प्लॉयज आ जाते हैं, जिस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का वो आ जाता है। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रख के चलें तो ये सारे पॉइंट्स कलेक्टिवली दे कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें कोई डाउट है तो बताइए बेटा। मतलब एक छोटे लेवल पर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लेवल पर कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं अंदर से, वो हैं उसके साथ जुड़े हुए एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, मैम कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम इनडायरेक्ट कंपटीशन दस मैम।
हाँ जी बेटे, इनडायरेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जैसे एक कंपनी है, वो आपको जैसे कि बुकिंग दे रही है, हॉलिडे रिजॉर्ट ऑफर कर रही है, एक सर्विस दे रही है, ठीक है। तो वो पैकेज दे रही है कि आपको यहाँ पर घुमाया जाएगा इतने दिन और इतने रात का, ये आपको एक पैकेज दिया जा रहा है, उसमें आपको होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ वो कवर कर रहे हैं। मतलब ये सर्विसिंग वो वाली है, सर्विस दे रही है, ठीक है, एक तरह से। तो ये उस तरह का काम करिए। दूसरी तरफ एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो आपको डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार दिखा रही है कि आप लोग जो है वो कार खरीद सकते हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इनमें जेनेरिक कंपटीशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग जो है, बिल्कुल सेपरेट आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। एक जो है वो कार है, दूसरी तरफ एक हॉलिडे रिजॉर्ट का पैकेज है। तो इनका आपस में कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो अब ये एक कस्टमर के ऊपर कह लो कि दोनों जोर डाल रहे हैं। जैसे अगर मैं कस्टमर हूँ और मेरे पास कुछ सरप्लस मनी है जो मैंने स्पेंड करनी है, तो मेरे दिमाग में आता है ना कि या तो मैं मतलब कि कहीं घूमने चली जाऊं, वहां पे पैसे खर्च कर दूं, नहीं तो मैं वो पैसे जो हैं कहीं और तरफ लगा के कुछ और खरीद लूं। तो जैसे ये दोनों अनरिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो इनमें जो आपस में कंपटीशन है, कंपटीशन तो कस्टमर की इनकम को लेके ही है ना, कि वो अपनी इनकम को कहाँ स्पेंड करता है, उसकी डिस्क्रिशन क्या है, उसकी स्वीट विल क्या है। तो इस तरह के कंपटीशन को इनडायरेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। ये है कि किसी भी तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है। समझ आ गया बेटा? यस मैम। ओके। यस मैम। ओके बेटा, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट एक का एक, क्या बोलते हैं उसको, एक इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट माइक्रो लेवल पर क्रिएट करते हैं, और जिसका पूरा पूरा असर जो है वो बिजनेस के ऊपर जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। जो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट इज इंटायरली एक्सटर्नल टू द फर्म। अब इसका जो है, इसका एक इन्फ्लुएंस अलग ढंग से पड़ता है, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग के ऊपर, बिजनेस की फंक्शनिंग के ऊपर। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें जो फंक्शन है, फर्स्ट इज लाइक डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक का मतलब है कि जो बिजनेस है वो उसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि वो जहां पर उसका जो ऑफिस है या आउटलेट है, वहां पे पॉपुलेशन कैसी है, या उसकी जो मार्केट है उसमें कौन कौन लोग कवर होते हैं, किस एज ग्रुप के लोग कवर होते हैं, ठीक है। तो लोगों में जो इनकम है वो कैसे बटी हुई है, वो सारी बातें जो है इसके ऊपर बहुत इफेक्ट डालती हैं कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने इंडिया में काम करना है कि इंडिया से बाहर करना है। अगर इंडिया में करना है तो इंडिया में भी कहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे वो लोग कह देते होते हैं ना कि तुम अगर अच्छा अपना अपना ऑफिस खोल रहे हो, अपना बिजनेस खोल रहे हो, अपनी शॉप खोल रहे हो, तो देख लो कि कहाँ पर खोलना है, फेवरेबल प्लेस का कहाँ पे होगी जहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, ये चीज है। अब जैसे कोई जैसे यूनिवर्सिटी है, आप देखोगे यूनिवर्सिटी के आसपास जो है पीजीज खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बिजनेस है कि पीजीज का बिजनेस खोल दिया, लोगों को रहने के लिए जगह मिल गई, खाने को खाना मिल गया, तो उनसे जो किराया या जो भी रेंट लिया, तो वो जो है एक बिजनेस की इनकम बन गई, ठीक है। तो मतलब अगर वही पीजी फार फ्लंग एरिया में जाके खोला जाए, जहां से किसी भी स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में टाइम भी लगे और पैसे भी ज्यादा खर्च हो, तो नेचुरली ऐसे पीजी को कोई प्रेफर नहीं करेगा। तो फिर यही चीज आ गई कि जो आप जब बिजनेस में इन चीजों को देखते हो तो आपको ये ध्यान से सोचना पड़ता है कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से मेरा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है या सफर भी कर सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम ये लेके चलते हैं कि जैसे इकोनॉमिक में रिसोर्सेज हमारे को कहाँ से मिलने हैं। जैसे हमने कोई काम करना है, हमारे को लेबर आसानी से मिल जाएगा क्या, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का क्या सीन रहेगा, है ना, वो सारी बातें, ताकि जो हमारी कॉस्ट्स हैं और जो सप्लाईज हैं वो इंटरप्ट ना हो। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उसमें हमारे को देखना पड़ता है साथ के साथ कि हमारा जो जो कस्टमर होगा, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होगा, उसकी वो हम किस तरह के कस्टमर को जो है वो उसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि उसकी इनकम क्या होगी, है ना, वो किस तरह से अपना वो जो है मनी जो है अवेलेबल करा सकेगा। इसका मतलब है किस तरह के कस्टमर को हम लोग डील कर रहे हैं। अब वो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं या वो अदरवाइज बिजनेसमैन है या कौन है, उसके हिसाब से हमारी मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज वो डिफाइन होंगी।
उसी के करके हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोगों ने किस प्रोडक्ट में डील करना है। वो अच्छा, फिर उसमें ये भी आ जाता है जैसे डेमोग्राफिक में कि आपने बेबी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो कि यूथ के लिए कुछ बना रहे हो, है ना, या ओल्ड एज वालों के लिए कुछ बना रहे हो। चीजें तो हर तरह के लोगों के पास हर तरह की आती हैं, बट जब हम बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हमने किस सेक्शन ऑफ द पीपल को केटर करना है, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, खासकर ये भी कि हमने जो काम है वो कहाँ पे करना है। अब जैसे इंडिया में बाहर की एमएनसी आकर काम करके बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनको चीप लेबर मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत है। तो दूसरी तरफ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आसानी से बिक भी जाता है। ठीक है, तो ये चीजें सारी जो हैं एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज उस कंट्री में ऑपरेट करना चाहेगी, प्रेफर करेगी जहां पर कानूनी व्यवस्था जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं, या उनको लगता है कि वे उनके बिजनेस के साथ जो जुड़े हुए लॉज हैं वो कंज्यूमर फ्रेंडली भी हैं और बिजनेस फ्रेंडली भी हैं। ठीक है, और वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल सही चल रही है। जहाँ पे वॉर कंडीशंस चल रही हैं या फिर बार बार जो है इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट जो है उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, तो उसका मतलब कंट्री में इंस्टेबिलिटी है, तो वहां पे जो है काम करना थोड़ा सा थोड़ा क्या ज्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है। वहां पे स्टेबिलिटी तो रहती नहीं है, तो ये है। तो इसमें ये चीज है, पॉलिटिकल प्रेशर की अगर बात करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनकी भी कई तरह के जैसे वो एक इंटरवेंशंस होती हैं, एक इंटरफेरेंस भी हो जाती है। ठीक है, तो उन लोगों का भी जो होता है रोल वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस की स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, और ये सारी जो बातें हैं इससे पता चल जाता है कि अगर तो कोई गवर्नमेंट स्ट्रांग है, एफिशिएंट है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है देश में, तो वहां पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके लिए भी जो लोग हैं पॉलिटिक्स में भी वो बिजनेस को प्रॉस्पर करवाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, तो वहां पे बिजनेस को भी फायदा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या है, सोशल ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, वो सारा कुछ है कि इसमें मतलब जैसे कि हम कह रहे थे ना हमारे कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता या हमारे यहाँ पे ये रिवाज है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस होती हैं। अब जैसे देखो, इन्होंने एग्जांपल दिया कि ओल्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस बिहाइंड द लैक ऑफ लेबर मोबिलिटी। तो अगर जहाँ कहीं पे भी लेबर नहीं मिलता या वो हेलो मैम। माइक। हाँ जी बेटा। मैम पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट हमारे रिपीट कर दो जी। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में बेटे एक तो ये है कि बिजनेस को चलाने के लिए लॉज क्या बने हुए हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अब देखो जैसे बजट का टाइम आता है, तो बिजनेस के जो होते हैं लोग वो भी बड़े ध्यान से बजट की जो अनाउंसमेंट होती है उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि वो सारी जो बातें हैं जिस तरह से बैंक रेट बढ़ेगा या कोई फिजिकल पॉलिसी उस तरह की अनाउंस होगी, तो उसकी वजह से बिजनेस को अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो और जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ये चीजें होती हैं। ये तो होगी आपकी लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो साउंड लीगल एनवायरनमेंट होगा तो वहां पर फर्म्स अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर जो लोग आपस में पॉलिटिकली लड़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली उस स्टेट के लिए जो बिजनेस की इनकरेजमेंट के लिए कौन ध्यान देगा, कोई भी नहीं। तो अगर रेवेलरीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, अगर किसी भी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा कंज्यूमर राइट्स के लिए या कुछ भी, या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों में, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, तो उन अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, क्या बोल रही हैं? आपको समझ आ रहा है बेटे जिसने पूछा था डाउट? यस क्लियर मैम। हुआ आपको? यस मैम हाँ हो जी, गया मैं जी।
आपको पता चल गया। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी है और अगर लड़ाई झगड़े हैं तो वहां पर वो उस स्टेट का जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा वो सही नहीं होगा। वहां पे बिजनेस के लिए सुना ही नहीं जाएगा कि बिजनेस को प्रॉस्पर होने के लिए उनकी जो मांगे हैं वो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। ये हो जाती है लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सही चलेंगी वहां पे स्टेबिलिटी होगी और स्टेबिलिटी में ही बिजनेस फ्लरिश करेगा। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट हम लोग बात कर रहे थे सोशल ट्रेडिशंस, वैल्यूज और बिलीव्स की। अब इसमें ये है कि कई बार जो लेबर क्लास है वो मोबाइल नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं होती। इसके पीछे कई बार जातिवाद भी आ जाता है ना, कि हम लोग अपना जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, या यहाँ पर हमारे लिए यही बड़े बूढ़े कहते हैं कि इधर ही रहना है ना, आप वहां पे जाकर छोटे काम करोगे। सो ऐसी बातें होने से ना कई बार जब लेबर अवेलेबल नहीं होता तो दिक्कत आती है। तो इनपुट्स नहीं प्रॉपर बिजनेस को मिलते तो वहां पे बिजनेस जो अपने आप को एक्सपैंड करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है। ठीक है, अब अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब देखो जापान जैसी कंट्री की बात करें है ना, या चाइना की बात करें, वहां पे लोगों में ना मतलब अगर आप महसूस करोगे तो वहां पे जो लोग है ना वो काम ज्यादा करते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो भी तो हम तब भी यहाँ पे काफी एक एक क्लास ऑफ पीपल हैं जो कि लेजी हो जाते हैं। अब उसके पीछे भी उन्होंने बताया कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या रिवाज है कि घर में जो है वो जो बड़े लोग हैं वो काम करेंगे, है ना। अब देखो ये कल्चर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आगे अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की आप पहले की बात सोचें तो उसमें लेडीज को काम करने का मौका नहीं मिलता था, अब लेडीज भी करती हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर हम उन ट्रेडिशंस को लेकर चलें सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारे को कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई जो करना भी चाहता है वो कर नहीं पाता। तो नेचुरली जो ऐसे लोग अगर होंगे तो वो बिजनेस भी कितना को फ्लरिश करेगा। ठीक है, तो कहने का है कि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दूसरे की जो सोसाइटल पैटर्न्स हैं उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस जो है वो लाने की जरूरत है। तभी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो अच्छे ढंग से उसका इन्फ्लुएंस लेके काम कर सकती है। अगर हम कल्चर की बात करें तो जैसे हम देखें साउथ की तरफ लोग कॉफी वगैरह बहुत पीते हैं। अगर जैसे उन्होंने नेस्ले का एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला कि नेस्ले कंपनी ब्रूज वैरायटी ऑफ इंस्टेंट कॉफी टू सेटिस्फाई डिफरेंट टेस्ट पैटर्न्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो उनके पास काफी ज्यादा वैरायटी है इंस्टेंट कॉफी की, कहीं पे तेज पी जाती है, स्ट्रांग पी जाती है, कहीं पे लाइट पी जाती है, कहीं पे ब्लैक कॉफी होती है ना। तो वो कहते हैं कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको डिफरेंट टेस्ट पैटर्न्स को मैच करते हुए अपना प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग वैरायटी में प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर बिजनेस ने सरवाइव करना है, एक्सपैंड करना है, तो उसको केटर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम लोग अभी पीछे पढ़ के हटते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है बिजनेस में, है ना, और उसका लेवल क्या है। न्यूली इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी को हम लोग कितना को तरजीह देते हैं, कितना को उसको हम लोग एंटरटेन करते हैं, हम लोग कितनी रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवा रहे हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने के लिए। उससे भी बिजनेस का जो है एक जो स्पीड वो मेजर हो जाती है। जहां जहां पर हम लोग अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर चलेंगे वहां वहां पर जो बिजनेस है वो बड़ी स्पीडली ग्रो करेगा। ठीक है, अब जैसे इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो उसका मकसद यही था कि जो क्रॉप्स हैं वो काफी ज्यादा उसमें क्वांटम में ग्रो करें, है ना। तो उसके साथ काफी चीजों का इन्वेंशन हुई, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स मैम हैं, बुलडोजर्स हैं। हाँ जी बेटा, मैम आरडी बोलिए। एक्टिविटीज केड़ी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? कौन सी वाली? आरडी। R&D बेटे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ओके मैम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, मैं बात कर रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई तो जब उसके उसके चलते हुए काफी तरह की रिसर्चेज हुई और काफी तरह की नई नई इक्विपमेंट जो है वो डेवलप की गई। जैसे ट्रैक्टर्स हैं, पंप सेट्स हैं, ये सारे तभी बने, नहीं तो उसके पहले ट्रेडिशनल मोड से खेती की जाती थी। जब ये चीजें बन गई तो नेचुरली उसके साथ क्या हुआ कि जो लोगों में एक अवेयरनेस आ गई और लोगों ने उन नई मेथड्स को फॉलो करना शुरू किया। अब जिन लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया नेचुरली वहां पर उनको काफी ज्यादा ग्रोथ मिला।
ठीक है, तो ये चीज है। और अगर इसमें यही वो बात बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लाती है और थ्रेट्स भी लाती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है टेक्नोलॉजी को, तो जो बिजनेस की स्ट्रेटजी सेट होती है वो बिजनेस के लिए एक एडवांटेज बनती है। लेकिन अगर वो नहीं अडॉप्ट करती इनोवेशंस को, तो नेचुरली वो पीछे छूट जाते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस जो नई टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो बातें माइंड में रख के ही चलते हैं। अब जैसे कोविड का टाइम आया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक रेवोल्यूशन ही आ गई एक तरह से। इतनी ज्यादा कि जो अपने आप में जो रेवोल्यूशन है उसके साथ एक अलग से एक जिसे बोलते हैं ना इंटरनेट एनवायरनमेंट, एक अलग जो है टर्म ये कॉइन हो गई। ठीक है। तो नेचुरली हम लोग इन चीजों से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं, ये चीजें भी साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे अगर हम ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट में कंपनी को अपना जो है ये देखना पड़ता है कि मैंने अपने बिजनेस को कहाँ तक एक्सपैंड करना है। यहाँ पे देखो लिखा है, द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज हैज चेंज्ड हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिलेट टू ईच अदर। New migratory habits of the workforce and increased offshore operations are changing the dynamics of business operation. जैसे जैसे लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, उनको कुछ लोग पहले अपने घर से नहीं निकलते थे, अब तो वो देश से भी निकल रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं ना, वो सारी चीजें कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी एक ह्यूज मार्केट बनती चली जा रही है। ठीक है। और हर तरह के जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे इकोनॉमिक प्लान्स एंड पॉलिसीज बनती थी, उसके हिसाब से जो इंडस्ट्रीज होती थी, खासकर इंडियन सेक्टर की बात करें, तो उनका जो है वो एक वे आउट पता चलता था कि उन्होंने फॉरेन के साथ उनकी ट्रेड रिलेशंस जो हैं कैसी रहेंगी। मतलब वो ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, क्या होगा, है ना, कि नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। तो कंट्रोल मेजर्स और रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती थी। लेकिन 1991 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लिबरल होती चली गई। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे उस टाइम पे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, तो लेट सरदार मनमोहन सिंह थे। उन्होंने पॉलिसी एलपीजी की जो थी ना उसको काफी उसको प्रमोट किया था, उसको लेके आए थे। और उसके बाद से ही जो है एक खुला एनवायरनमेंट शुरू हो गया। ठीक है। तो उसके साथ क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थी उनको भी मौका मिल गया, वो भी फ्लरिश करनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, एमएनसीज थी, वो भी आसानी से इसमें एंटर करने शुरू हो गई इंडियन मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स उठाए थे, जो अपने आप को रिस्ट्रिक्शन से हटाया था, उसमें जैसे उन्होंने डी कंट्रोलिंग करी, डी लाइसेंसिंग करी, कि आपको जरूरत नहीं है लाइसेंस वगैरह जो है उसके लिए अप्लाई करने की, लाइसेंस ऑक्यूपाई करने की, आप ऐसे भी चल सकते हो। आपके पास मतलब कि जो कंडीशंस थे वो काफी ज्यादा इजी कर दी, रिलैक्सिंग कर दी, ये हुआ। ठीक है। और इसी के चलते हुए भी आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा कि देयर वाज रिप्लेसमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट बाय कंपटीशन एक्ट 2002। तो अभी जो एक्ट जिसके अंडर जो बिजनेस है वो गवर्न हो रहा है, वो कंपटीशन एक्ट 2002 है। मतलब ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि पहले एमआरटीपी एक्ट था 1969, उसमें रिस्ट्रिक्शंस की बात थी, और उसको रिप्लेस कर दिया कंपटीशन एक्ट में। ठीक है। उसके अलावा एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात होती थी, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और काफी कंट्रीज उसका मेंबर भी बने थे। ठीक है। अब इंडिया जो है, इसको तब कहा गया था कि आप अपने इंडियन पेटेंट एक्ट को थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो उन्होंने फिर इंडियन पेटेंट एक्ट को मॉडिफाई किया, और उन्होंने उसको प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट में कन्वर्ट किया। कहने का मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, दवाइयों का जो सेक्टर है, तो उसमें क्या हुआ कि पहले जो है किसी एक खास दवाई को इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको प्रोडक्ट वाइज जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ये बोल दिया कि आपको इकट्ठा हम 20 ईयर्स के लिए एक लाइसेंस दे रहे हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। सो कहने का मतलब कि इजी अप्रोच हो गई उनकी गवर्नमेंट की। ठीक है, एमएनसीज की तरफ।
तो इससे उनको एक जिसे बोलते हैं ना, एक ओपननेस, एक एनकरेजमेंट मिल गई कि 20 साल तक अब हम मार्केट में बड़े आराम से रिसर्च वगैरह करा सकते हैं, नई मेडिसिन बना के ला सकते हैं, मतलब हमारे को मौका दे दिया गया है कि आप खुल के काम करो, ये वाली बात है। ठीक है, सो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसे हम इसमें लेके चलते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में, कि ग्लोबली आपके साथ, ठीक है, क्या कुछ हो रहा है जिससे आप अपने बिजनेस फर्म्स को वैल्यू दे सकते हो, बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, हाँ, साथ के साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो ये भी है कि जो कुछ बाहर घट रहा है उसका पूरा पूरा असर जाता है। ठीक है, अगर कोई वॉर सिचुएशंस अराइज हो गई हैं या कोई स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, तो उसका भी असर जाएगा फिर प्रॉपर। ये नहीं है कि आप ये सोच के चलो कि नहीं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा तो बिजनेस जो है इन चीजों से अलहदा होकर चलता ही रहेगा। क्योंकि जैसे वॉर सिचुएशंस है या अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो वो भी पूरी पूरी तरह से बिजनेस के ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ये देखो, ये वाली जो मैं बोल रही थी ना अभी, कि कोविड-19 आया तो उसके बाद से एक अलग ही पॉइंट, अलग ही एनवायरनमेंट का एक पैरामीटर, एक कंपोनेंट बन गया। वो था कोविड-19 पैंडेमिक एनवायरनमेंट। बात बताई है कि किस तरह से जब मतलब 2019 का ईयर एंड हो रहा था, है ना, नवंबर दिसंबर के पास, तो तभी एक नोवेल कोरोना वायरस का अटैक देखा लोगों ने वर्ल्ड वाइड, और काफी लोगों की डेथ्स भी हो गई। और ये बीमारी इतनी ज्यादा इन्फेक्शियस थी कि लोगों को, मतलब से गवर्नमेंट्स को कंट्री वाइज लॉकडाउन भी लगाना पड़ा, है ना। तो एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लोग जो थे वो प्रेफर कर रहे थे ऑनलाइन खरीदें कुछ भी, हम बाजार ना ही जाएं, रिस्की है, किसी भी चीज को टच ना करें। कहने का मतलब कि पूरे का पूरा जो वर्ल्ड था, इट बिकेम डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो वहां से एक चीज ये समझ आई, आनी शुरू हो गई कि जो आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका फ्यूचर जो है वो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए चाहे मुश्किल था उस टाइम पर अपने प्रोडक्शन लेवल्स को मेंटेन करना, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड्स बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। वो लोग सिर्फ नेसेसिटीज के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, कंफर्ट्स और लग्जरीज को वो नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम बचेंगे ही नहीं तो नेचुरली फिर हम लोगों को कंफर्ट्स लग्जरी की तरफ सोचने की या जाने की जरूरत क्या है। तो इसमें से एक बात तो कंप्लीटली जो एक ट्रुथ की फॉर्म में, यूनिवर्सल ट्रुथ की फॉर्म में निकल के आई, उसमें ये था कि जब कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी होगी इस तरह की, तो एक चीज तो पक्की है कि आईटी जो बेस्ड बिजनेस है वो पक्का डेवलप करेगी। तो ये जो सारे पॉइंट्स है बेटा, ये आपके जो कंपोनेंट्स है ना मैक्रो एनवायरनमेंट के, ये उसके पॉइंट्स हैं। आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? मुझे बताइए प्लीज। यस मैम। हाँ जी, इस यस कंपोनेंट्स मैम। में हम लोगों ने डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट करी, है ना, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट करी, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट करी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट करी, ग्लोबल एनवायरनमेंट करी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका जो है फिर इसके साथ आपने, हाँ जी, ये जो सेवंथ है, ये आमतौर पे पहले ये वाली इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है ये नहीं बन के अलग से नहीं आता था, पर क्योंकि पैंडेमिक ने बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले किया है, बड़ा ही अलग से एक रोल प्ले किया है, तो वहां पे ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसने भी इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा, बहुत ही अलग से इसका एक इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंटली हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है बेटे पेस्टल एनालिसिस। अब पेस्टल एनालिसिस जो अगर हम बात करें तो पेस्टल जो टर्म है ना, वो एक तरह से जैसे स्वॉट एनालिसिस है ना, उसी तरह से पेस्टल टर्म जो कि कॉइन की गई है। हाँ जी, कोई रीड करेगा यहाँ से? एनीवन? यस मैम। हाँ जी, पढ़िए समृद्धि। Yes, ma'am. Pestel analysis. Pestel is a term coined to describe a framework or tool used by the marketers to analyze and monitor the macro environmental factors that have an impact on an organization, company, or industry. It examines the political, economic, social, technological, environmental, and legal factors in the external environment. Pestel analysis helps an organization to formulate its strategic policy. This tool is especially useful when starting a business or entering a foreign market. It is often used in collaboration with other analytical businesses tools such as SWOT analysis and
Porter 5 forces. A pestle analysis is used to identify threats and weaknesses which are used in a SWOT analysis. Change in the business environment, just like any other change we experience, can either bring positive returns, like creating opportunities, or can cause significant threats affecting the smooth functioning of the organization. Porter's five forces model is a competitive analysis based on competitive pressures from five sources: a rival sellers, new entrants, substitute products, bargaining power of the suppliers of inputs, bargaining power of the buyers. The strategists of the organization have to determine whether the collective strength of the five competitive forces is conducive to earning attractive profits. हाँ जी। अब जैसे हम लोग पेस्टल एनालिसिस की बात करते हैं, इसमें ना उन्होंने 2-3 टर्म्स यूज किए हैं। एक तो पेस्टल हो गया, एक आपका स्वॉट एनालिसिस जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, और थर्ड है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। अब अगर स्वॉट की बात करें तो वो वही है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, जिसको वो एनालाइज करते हैं, जिसके बेसिस पे देखा जाता है कि बिजनेस ने किस तरह से कोप अप करना है एक चैलेंज को, और अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाना है। तो जो पेस्टल है वो भी जो टर्म है आप आगे देख रहे हो, जैसे उन्होंने पेस्टल का एक्रोनियम है ना, तो उसकी फुल फॉर्म्स यूज की हैं। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशियो कल्चरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एनवायरमेंटल, एल फॉर लीगल, है ना। तो जैसे उन्होंने वही बात की है, उन्होंने यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन दी हुई है पेस्टल की, वहीं भी बता दिया कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज एंड मॉनिटर द मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वगैरह, ये सारे मैक्रो लेवल के फैक्टर्स हैं, हमने पीछे अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो उसका हम असर जो है उसको देखते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज की स्वॉट एनालिसिस पर कहाँ कहाँ तक पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अब देखो इन्होंने बीच में ना 4th-5th लाइन में जहाँ पेस्टल लिखा हुआ है, पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वीकनेसेस व्हिच आर यूज्ड इन स्वॉट एनालिसिस। तो ये जो पेस्टल एनालिसिस है, ये स्वॉट एनालिसिस के इर्द गिर्द ही घूमता है, उसको साथ ही लेके चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो भी थ्रेट्स और वीकनेसेस स्वॉट एनालिसिस में आती हैं, उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन कौन सी थ्रेट्स और वीकनेसेस हो सकती हैं, और वो वाले जो फैक्टर्स होंगे वो मैक्रो लेवल के होंगे, एक्सटर्नल होंगे, ठीक है जी। ये चीजें। और अगर हम इसमें बात करें कि पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या है, उसमें उन्होंने कौन से वाले कंपोनेंट्स लेके चले हैं, तो उन्होंने 5 सोर्सेस कौन से लिए हैं, उन्होंने कंपटीशन बेस्ड लिए हैं, कंपटीटर्स के, जैसे राइवल सेलर्स की साथ के जो लोग हैं वो कौन से हैं जो कि सेलिंग में जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। न्यू एंट्रेंट्स, नए लोग कौन है जो सेम प्रोडक्ट को बेचने के लिए अंदर बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, अब एक प्रोडक्ट के लिए अगर उसकी सेल को अफेक्ट करने वाली दूसरी चीज क्या हो सकती है, उसके जैसा ही कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए। जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो पेप्सी के कंपटीशन में थम्स अप आ गया, है ना, इस तरह से। तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हो गए। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स, तो मतलब जो सप्लायर्स हैं वो आपस में आपको किस रेट पर आपको सप्लाई दे रहे हैं, रॉ मटेरियल्स की, लेबर की, मशीनरी की, वो सारा कुछ, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट क्या रहेंगी प्रोडक्ट की। कॉस्ट अगर ज्यादा है तो नेचुरली आप प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा रख नहीं पाएंगे, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब इसमें क्या है, बायर जो हैं वो किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, वो किस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार हैं। तो वो सारी बातें जो हैं वो भी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये सब कुछ है। तो इसमें मतलब ये तीनों एनालिसिस जो है मिलकर एक बिजनेस की एनवायरनमेंट को तय करती हैं, और उसके फिर ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको बिजनेस जिस तरीके से हैंडल करता है वो उसकी सक्सेस को और अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अफेक्ट करता है। अब अगर हम बात करें पेस्टल एनालिसिस की, तो पेस्टल एनालिसिस को अगर हम लेके चलें तो उन्होंने वही पॉलिटिकल फैक्टर्स, वही सारी बातें करी हैं जो हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स में करी थी, जो हमने मैक्रो लेवल पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में करी थी। पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें तो वही है कि गवर्नमेंट कहाँ तक अपनी इंटरवेंशन जो है वो रखती है, कहाँ तक वो इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है। कहने का मतलब है उनकी पॉलिसीज कैसी हैं। अगर वो कह दें कि हमने जी फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट को ज्यादा तरजीह देनी है या इंपोर्ट को ज्यादा तरजीह नहीं देनी है, तो नेचुरली उस ढंग से जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो एक्सपोर्ट बिजनेस हाउसेज हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना, उनके काम के ऊपर काफी ज्यादा, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में है वो फर्क पड़ेगा। टैक्स रिजीम क्या आ रही है, किस तरह से एनवायरमेंटल लॉज कैसे बनाए उन्होंने, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं,
तो ये सारा कुछ जो है एक पॉलिटिकल फैक्टर्स की देन होती है कि गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो किस ढंग से एक बिजनेस को बिजनेस करने की एक अनुमति दे रही है। ठीक है जी। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या कुछ आ जाता है, जैसे वही बैंक रेट्स क्या चल रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या है, कंज्यूमर के पास खर्चने के लिए पैसे कितने हैं, वो सारा बात। ठीक है, तो इससे क्योंकि अल्टीमेटली क्या डिसाइड होता है, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो खर्च करेगा तो करेगा कैसे और कितना, ये आप लोग डिटेल में इकोनॉमिक्स में पीछे सारे टॉपिक्स में पढ़ते चले आए हैं। ठीक है। अब इन्होंने जैसे कि एग्जांपल दिया कि मार्च 11 2020 को डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया था कोविड-19 को एज पैंडेमिक अफेक्टिंग 213 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इससे बड़ा ज्यादा एक इम्पैक्ट बना था। इससे लोगों में काम करने का जो था, और क्योंकि लोगों की डिमांड्स कम होगी और उन्होंने उनको लगा अपने घर में सेफ बैठिए, है ना, तो वो खर्च भी नहीं करना चाहते थे और एक तरह से लाइफ स्टैंड स्टिल पर आ गई थी। लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर चुके थे। तो उसकी वजह से कि इकोनॉमिकली जो है काफी ज्यादा डिस्टरबेंस शुरू हुई थी, और उसकी वजह से लोगों की जो इनकम्स है वो नीचे आई, है ना, उनमें और लोगों को काफी ज्यादा ले ऑफ्स एंड एंट्रेंचमेंट्स का जो है वो फेस करना पड़ा। उनको काम से निकाल दिया गया, है ना, क्योंकि उनके पास एंटरप्राइजेस के पास पैसे नहीं थे देने के लिए सैलरीज एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं इनका जो है बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है पूरे बिजनेस पर पड़ा था। नेक्स्ट वी हैव इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में वो अगेन हम ये सब कर चुके हैं कि लोग जो हैं वो कहाँ पर अपने पैसे खर्चना चाहते हैं, लोगों का एज ग्रुप कौन सा है जिसको बिजनेस एंटरप्राइज केटर कर रहा है, उनके लाइफस्टाइल कैसे हैं, है ना, हम किस एज सेक्शन ऑफ द पीपल को एड्रेस करें। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में भी जो जो लोग भी ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी को एनकरेज करेंगे, यूज करेंगे, है ना, जितनी ज्यादा वहां पे रिसर्च एक्टिविटीज जो होंगी उसको बिजनेस एंटरप्राइज अपने में अडॉप्ट करके लेके चलेगा, है ना, वो सारी बातें, तो वो बिजनेस जो है सर्वाइव एंड थ्राइव करेगा। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात लेके चले तो नेचुरली जो एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, वो सारी बातें पोल्यूशन को लेके, यहाँ पे असली वाली इन्वायरमेंट की बात हो रही है, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे कितनी पोल्यूशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और जैसे क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो सारी चीजें भी, अब वो सारी चीजें जो है ना वो भी बड़ा अजीब सा एक आपको लगेगा, बट लेकिन ये है, ये जो बिजनेस है वो सोसाइटी में थ्राइव कर रहा है। तो अगर वो अपनी प्रॉपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा तो वहां पे उस बिजनेस के खिलाफ जो है लोग खड़े हो जाएंगे। लोग उस बिजनेस को और उसके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब ये मैक्रो लेवल पर होता है जब किसी भी तरह से कोई भी चीज डिसाइड करके डिक्लेयर कर दी जाती है। ठीक है, कि इसको जो है आप ऐसे इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो पॉलिसीज हैं वो एंटी सोशल हैं, तो नेचुरली एक कंप्लीट सब तरफ एक रेवोल्यूशन जी हो जाती है कि इसके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट किया जाए और इस एंटरप्राइज को भी बायकॉट किया जाए। तो जब ऐसी बायकॉट वाली बातें आती हैं तो ये वाली जो चीजें हैं उनको भी माइंड में रखना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट बेटे लीगल फैक्टर्स, वो भी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि किस तरह से लॉज बनाए गए हैं, कंपटीशन लॉज हैं, सो दैट कि कोई भी जो पार्टी है, खास करके जो बिजनेस एंटरप्राइज है, वो कस्टमर का नाजायज फायदा ना उठा सके। ठीक है, जैसे एक मोनोपोली की हम लोग बात करते हैं, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मोनोपोलिस्ट है उसको लगता है इज अ सिंगल सेलर, तो वो कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है बायर से। अगर अगर यही बात लेके चले और वो कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर जाए तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। फिर वो बिजनेस काहे का हुआ, वो तो एक्सप्लॉयटेशन होगी। अब अगर हम बात करें मोनोपोली की, यहाँ पे इंडिया में बात करें तो जैसे इंडियन रेलवेज है, तो उनके पास मोनोपोली है कि वो कस्टमर से कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, बट क्योंकि सोशल वेलफेयर कॉज लेके चलना है, इसीलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ने ये रेलवे सिस्टम को कभी भी प्राइवेट हाथों में नहीं दिए, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे तो वो अपनी मर्जी से ही चार्ज करना शुरू कर देंगे, और जो हमारा एक आम इंसान है, आम जिसने इधर से उधर जाना है, जिसके पास रिसोर्सेज कम है, तो फिर वो कैसे उसका बेनिफिट ले पाएगा। ये पब्लिक यूटिलिटी की सर्विस है, इसीलिए उन्होंने हर तरह के क्लास के लोगों के लिए हर तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन जो सफर है,
जो हर तरह की जो प्रिविलेज है वो बांट कर दी है कि जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उसी तरह से उस ट्रेन का या उसकी बुकिंग में उस तरह की वो बुकिंग करवा के चलता है कि मैंने क्लास 1 में जाना है, इकोनॉमी क्लास में जाना है, कि कैसे है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ पेस्टल एनालिसिस, उन्होंने उसका एग्जाम्पल दे दिया है। इसका कुछ खास ऐसे है नहीं, उन्होंने एक बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर उसको एग्जाम्पल दे दिया है कि उसमें कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं जिसका असर रहेगा। मतलब तकरीबन आप ये कह सकते हो कि ये थर्ड टाइम यही जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। वही है, इकोनॉमिक्स की उन्होंने बात करी है, सोशियो कल्चर फैक्टर्स की बात करी है, टेक्नोलॉजिकल की, ये सारा कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको सारे को दोबारा से कोई रिपीट करने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। और आपको कहीं पे कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है बेटे? अब जैसे इन्होंने देखो एक उबेर की जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है उसका एग्जांपल दिया है कि उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर है कि उसके ऊपर होगा कि कितने पैसे वो ले सकता है, मिनिमम उसको मिलने चाहिए। फिर उसने इंश्योरेंस करवाई हुई है, ड्राइवर की इंश्योरेंस हुई हुई है। उबेर की टैक्सीज चलती है ना एक जगह से दूसरी जगह पे कस्टमर सर्विस देने के लिए। तो वो सारा इकोनॉमिक फैक्टर में कितने वो पैसे चार्ज कर सकता है, ठीक है। और वहां पे कैसे किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। सोशल फैक्टर की बात करें तो उसमें यही है कि वो कैसे किस तरह का एक्सपीरियंस वो दे रहा है लोगों को, किस तरह की सर्विस दे रहा है ना, क्विकली वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में है कि वहां पे मोबाइल ऐप्स के थ्रू उसकी बुकिंग होती है, तो कितने को एक्सीलेंट है मोबाइल ऐप्स, कितने को टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड है ये वाली जो सर्विस है। ठीक है, कि साथ के साथ ही कस्टमर को मिल जाता है वो जो यूज करना चाहता है कोई भी व्हीकल। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि जो वो फ्यूल यूज कर रहे हैं उससे कहीं पोल्यूशन तो नहीं ज्यादा हो रही। ठीक है, वो सारी बातें। अगर लीगल फैक्टर की बात करें तो हर तरह के सेफ्टी लॉज वगैरह को क्या वो फॉलो कर रहे हैं, ये सारी बातें। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? यस मैम। यस ओके, मैम। हाँ जी। नेक्स्ट बेटा इसमें है इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ यूकेफी। ये भी उसी तरह से जैसे पेस्टल की बात करी है ना, ये भी वही है। तो इसका इसमें है, हाँ जी, यहाँ से हु विल रीड इट? हाँ जी, एनीवन हु वांट्स टू रीड? मैम मैं पढ़ूं? समृद्धि ने अकेले ने रीड करना है क्या? अकेली समृद्धि तो नहीं बैठी हुई क्लास में? मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। Emerging dimensions of VACTF. VACTF हम्म, is an acronym first used in 1987 based on the transformational leadership theories of Vance Beans and but 1985 to describe or to reflect on the volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity of the external environment. Because of this new and completely unpredictable environment, हाँ it जी। is almost impossible to predict threats or opportunities. However, at the same time, the potential for a distribution is very high. डिसरप्शन इज वेरी हाई। Disruption is हम्म, very. The USA Army War College introduced the concept of use युका। VUCA to describe the volatility, uncertainty, complex, and ambiguous multilateral world perceived as resulting from the end of the Cold War. It was vital to establish an ability for defense amid complete uncertainty. With the हाँ जी बेटा, बस यहाँ पे रुकिए। देखो बेटे, जो व्यूका है ना, ये पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये टर्म जो है कब यूज हुई, 1987 में। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरीज है, इसके ऊपर बेस्ड है। और ये किसने दी थी? वॉरेन बेनिस एंड बॉट नानोस, 1985 में। अब ये एमसीक्यूज बन जाते हैं, इसमें से तीनों बन जाते हैं, इसकी फुल फॉर्म बन जाती है, कब दी थी, ठीक है, किसने दी थी, वो सारी। और बेसिकली इसमें जो बात की गई है ना वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक जैसी बातें हैं वैसे, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अनसर्टन है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है और एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस में मतलब कि कंफ्यूजन रहती है, क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये उन चीजों को लेके बेसिकली ये थ्रेट्स की बात करती है और अपॉर्चुनिटीज की बात करती है। देखो, जब किसी चीज का पता ना हो कि आगे होने क्या वाला है, तो उसमें नेचुरली दोनों पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पर हम लोग जो है, हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम नेगेटिव को ही वो सर्टन मान के चलते हैं। हमें जो पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव होने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसलिए हम बड़े आराम से ये लेके चलते हैं कि जो अनसर्टन है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो अनक्लियर है, वो नेचुरली वो नेगेटिव ही होगा। पर इन्होंने बोला कि वो दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि विद द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, तो उसमें क्या हुआ था कि ये भी साथ के साथ ये वाली टर्म जो है व्यूका के साथ एफयू फू ये ऐड हो गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या थी एफयू की? फियर ऑफ अननोन एंड अनप्रेसिडेंटेडनेस। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अननोन है, जो हमारे को पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है, पता नहीं जाने क्या हो जाए, तो वो वाली जो अनसर्टन है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो चीजें जो हैं उस वो भी इसके साथ हम लोग जोड़ के चलेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस केस में जो बिजनेस की जो एक सिचुएशन है वो क्या रहेगी। ठीक है, हम अपने आप को कहाँ पर खड़ा देखेंगे, हमारे लिए क्या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी वहां पे। ठीक है, अब देखो इसमें द स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर एट अ लॉस एज टू हाउ टू कोप विद सच अ फियरफुल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। अगर इस तरह की कोई अननोन सिचुएशन सामने आ जाए तो हमने उसको कैसे कोप अप करना है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोविड-19 जो था वो अपने आप में बड़ा एक सबसे जिसे बोलते हैं ना कि अनसर्टेनिटी का एक पीक था। ठीक है, तो उसके लिए तब वहां पे ये वाली जो एक थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज को लेकर ये वाली जो टर्म है, ये तब कॉइन की गई थी। अब इसमें इन्होंने साथ में इसका जो सेकंड टॉपिक है वो साथ में जोड़ दिया, ये है कि इसके साथ हमारे को फिर तैयारी क्या कुछ करके रखनी चाहिए। ये जो टॉपिक्स हैं ये है क्या, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स ये है क्या, और हमारे साथ हम जो है बिजनेस एंटरप्राइज की तरफ से इसको कैसे देखते हैं। हाँ जी, समृद्धि इसको जरा पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि ना मेरे इसकी बैटरी लो जा रही है, तो मेरे को है कि मैं इसको कवर कर लूँ। फटाफट से पढ़ लीजिए प्लीज। Yes, ma'am. वॉलेटिलिटी। Dynamics of the vacuum world. Volatility. Volatility is a statistical measures on one hand which describes an amount of uncertainty. On the other hand, it is a concept that refers to the speed, volume, nature, and magnitude of a change that may or may not be in the pattern form. The change may occur in the industry, in a market, or in the world in general. The more volatile the world is, the more and faster things change. The challenge is unexpected and unstable and may be of unknown duration. For example, violent fluctuations in prices after a natural disaster catch the supplier on the wrong foot. Here, the solution may lie in the stock peeling of the inventory. Other examples may include fluctuations in the stock market and innovations in the technology and digitalization. Proper risk management may solve the stock market fluctuations, while quick adoption of a technology will help the organization to grow at a faster pace and will retain its competitive advantage. हाँ जी, अब इसमें देखो बेटा, उन्होंने बोला है कि जितना वॉलेटाइल रहेगा ना, दुनिया में जितनी वॉलेटिलिटी होगी, जितनी तेजी से चीजें मतलब चेंज होंगी, तो उतनी तेजी से ही अगर बिजनेस एंटरप्राइज अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, तो इसका मतलब कि वो फिर वॉलेटिलिटी के रिस्क से ऊपर आ चुका है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो दिया हुआ है, कि जैसे कोई प्राइसेस में बड़ी हाई फ्लक्चुएशन हुई, तो जो सप्लायर है उसके लिए क्या है कि कई बार उसके लिए वो कुछ और ढंग से भी सोचना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि मैं इस प्राइस फ्लक्चुएशन को कैसे मीट करूंगा, प्राइसेस गिर गए हैं, तो वो अपने स्टॉकिंग शुरू कर देता है। उसको लगता है कि इससे प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मतलब एक उसकी एक स्ट्रेटजी है कि उसने उसको कम्बैट कैसे करना है। उसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट में भी इस तरह की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो उसके लिए क्या है, उन्होंने साथ के साथ सोल्यूशन भी दे दिए कि अगर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं, अपने प्रेडिक्टर्स के को फॉलो करते हुए हम लोग परचेज और सेल ऑफ दी जो स्टॉक है उसको ध्यान से करते हैं, तो फिर हम इसमें से इन फ्लक्चुएशंस को भी रूल आउट कर पाएंगे। अगर कोई टेक्नोलॉजी में फटाफट से चेंज आया, तो नेचुरली जो बिजनेस एंटरप्राइज उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, वो एक कम्पिटिटिव एज जो है बाकियों के ऊपर वो लेके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए बेटे, अनसर्टेनिटी।
Uncertainty. Uncertainty refers to the extent to which we can confidently predict the future. Keeping in mind volatility, uncertainty becomes the ability to predict or not to predict what will happen amidst volatility. When there are no consistent threats or patterns, it becomes more and more difficult to establish what will happen next and to make decisions based on that. Uncertainty is lack of clarity to evaluate a situation properly, to identify challenges and opportunities. इसको आप However, अपनी बुक्स में मार्क कर लेना। समृद्धि, एक मिनट बेटा। अनसर्टनिटी क्या है? इट इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी टू इवैल्यूएट अ सिचुएशन प्रॉपरली। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है, तो आप उसकी वजह से आपको क्लियर नहीं हो और आपको लग रहा है कि हमारे लिए अगला जो कदम है ये उसी तरह से जैसे आप अंधेरे में चले जा रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपका जो अगला कदम है वो आपको कहीं पे पिटहोल में गिराने जा रहा है या आप आगे स्मूथ रोड पे ही चलते जा रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ चैलेंज भी हो सकता है आगे आपके हर कदम में या कोई अपॉर्चुनिटी भी छुपी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि एक जब वॉलेटाइल सिचुएशन चल रही होती है तो अनसर्टेनिटी अपने आप में एक साथ में जुड़ा हुआ एलिमेंट आ ही जाता है। ठीक है, तो अब उसमें आपने कैसे चलना है वो अगले पैराग्राफ में उन्होंने दिया। हाँ जी। However, decision making under uncertainty by the strategist of the business firm is possible with the help of game theory. The condition of uncertainty occurs when the decision makers has no information about the probability of the occurrence of different states of nature. The minimax rule put forward by Newman and Morgenstern states should be chosen with the maximizes the maximum possible profit. The Bayes rule is another method which the strategies of the business firm adopts in the making decisions under uncertainties. For example, the launching of the product of a prospectus competitor may destroy the business of an established product, and the future of its market plunges into the uncertainty. In order to tackle such problems, the business firm should invest in collecting, interpreting, and sharing information so that it can be preempt information analysis network help to reduce the effect of uncertainty. अब देखो बेटे, इसमें इन्होंने ना बेसिकली जो आपने याद रखना है, आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना बहुत ज्यादा, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने अनसर्टेनिटी क्या होती है। ठीक है, फिर अनसर्टेनिटी को रूल आउट करने के लिए क्या कुछ पॉसिबल है, क्या किया गया है। जैसे उन्होंने गेम थ्योरी की बात करी, तो गेम थ्योरी में जो है वो क्या जो उसके फंडाज है निकल के आते हैं, उसमें मिनी मैक्स का रूल है। ठीक है, और मैक्सीमैक्स का रूल है। जो मिनी मैक्स का रूल है वो किसने दिया था? न्यूमैन एंड मॉर्गस्टन ने दिया था। और अगर हम मैक्सीमैक्स का रूल की बात करें, वो क्या कहता है, उसमें उन्होंने बताया है कि मैक्सिमाइज कैसे करना है अपने मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट को। जो मिनी मैक्स है, जैसे उसमें मिनी वर्ड पहले आ रहा है, तो उसमें क्या है, मिनिमाइज कैसे करना है मैक्सिमम लॉस को। मतलब उन्होंने उस तरह से उसका नाम भी बना दिया ना कि अगर लॉस हो रहे हैं तो उसको जब हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे मिनिमाइज करना है, तो वो मिनी मैक्स बन गया रूल। ठीक है, हम या तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो अनसर्टेनिटी की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कैसे मिनिमाइज करें, या अदरवाइज हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि अगर जो पॉसिबल प्रॉफिट हो रहा है अगर उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज कैसे करें। अगर तो अनसर्टेनिटी की वजह से अपॉर्चुनिटी कोई अराइज हुई है, तो उस केस में हमारे को प्रॉफिट होना शुरू हो गया, तो नेचुरली हमारी कोशिश है प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाना है। और अगर अनसर्टेनिटी में रहते हुए हमारे को लॉस हो रहा है, तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें ये है कि जैसे उन्होंने दूसरा एक बता दिया बेस रूल। अब बेस रूल में भी उन्होंने ये बताया कि जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, किसी प्रोस्पेक्टिव कंपटीटर ने लॉन्च किया, तो नेचुरली दूसरा जो स्टेप चल रहा था बिजनेसमैन, उसके प्रोडक्ट को बहुत धक्का लगेगा, है ना। तो उसमें उसके लिए उसको अपनी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मेरे आसपास क्या कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो इंफॉर्मेशन एनालिसिस करेगा, तो उसको पता चलता रहेगा कि मेरी जो है बाकी लोगों के साथ एट पार मैं क्या कर सकता हूँ, जिसकी वजह से कि अगर ऐसा कोई थ्रेट या अनसर्टन कुछ कॉम्पिटिटर का मेरे को फेस करना पड़ता है, तो मैं उसको कैसे कम्बैट करूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ जी, पढ़िए। Complexity. When environment is volatile and uncertain, the situation as such automatically becomes more complex. This happens because the cause and effect are no longer linear. So it becomes a challenge to discern which development has led to be which consequence.
Complexity describes the amount of diversified states a system can get into a certain point of time. The more diversified state a system can get into, the harder it gets to manage these states. Particularly when it comes to a long-term events, it is often impossible to determine when or why particular development took places and what factors influenced it. Under high complexity, it is impossible to fully analyze the environment and come into the rational conclusion. The more complex the world is, the harder it is to analyze. Suppose a multinational company is doing a business in many countries, all with a unique regulatory environment, tariffs, and culture values. The strategist would like to restructure and develop specialized and build up the resources which will be adequate to address the complexity. At the same time, a complex environment may be created when an action that is deliberately taken has led to a multiple and very different outcomes not in a conformity with the expectations. For example, organizational alliance, this is may involve the complex legal implications. हाँ, इसमें जो बेसिकली उन्होंने बात करी है ना, वो यही है कि जो इन्वायरमेंट अगर वॉलेटाइल होती है, अनसर्टन होती है, तो नेचुरली आपस में लिंकेज बनी हुई है, तो सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो चीजें हैं वो मतलब कि किसी भी तरह से हम उसमें ये अटैचमेंट नहीं कर सकते कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो खासकर जब इस तरह की कोई बात हो तो वहां पे हमारे को मतलब एक एनवायरनमेंट को एनालाइज करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि इसको हमने कैसे इसमें से निकलना है। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया मल्टीनेशनल कंपनी का कि वो बिजनेस कर रही है और उसका बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में है और हर कंट्री की अपनी एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, अपनी सोशो कल्चर एनवायरनमेंट है, अपना लीगल एनवायरनमेंट है। तो वहां पे जो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं तो स्ट्रेटेजिस्ट को अपने स्पेशलिस्ट लगाने पड़ते हैं कि वो पूरी की पूरी जो सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर कर सके। आसान नहीं होता उसको मतलब टेक अप करना, क्योंकि इसमें है क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट इस ऐसे की बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एंटरप्राइज का बिजनेस जो है वो मल्टीपल लेवल्स तक फैला हुआ है, मतलब इन्फिनिट लेवल्स तक फैला हुआ है। ये चीज होती है कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में। अब ये चीजें जब आपस में जुड़ती जाती हैं तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है? एम्बिग्विटी। हाँ जी, पढ़िए। Ambiguity. When a situation cannot be clearly interpreted, its meaning not discerned, and the causality not determined, such a situation is termed as ambiguous. This may happen when information is incomplete, contradictory, or too inaccurate to draw clear conclusions. Ambiguity does not imply a lack of clarity, rather, it describes a situation where multiple interpretations are possible and all are equally valid. In other words, there is no right solution. This is because there may be many possible solutions and there is no analytical way to establish which one is correct way to follow. Suppose a business firm decides to sell its product in an immature or emerging market to decides to launch a product outside the core competitions. As a solution to this problem, the strategist would like to conduct experiments. Understanding cause and effect requires generating hypotheses and testing them. The experiments should be designed in such a way that the lesson learned can applied fruitfully. In practice, the four terms volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity are related. The more complex and volatile an environment is, for example, the harder it is to predict and therefore more uncertainty will be. Yet, all the four represent distinct elements that makes our environment, the world, a market or an industry very difficult to grasp and control. अब यही हम मैक्रो लेवल पे जब फैक्टर्स की बात करते हैं ना, तो उन्होंने ये साफ साफ इसमें बता दिया है कि जो एम्बिग्विटी है वो आपस में
ये जो है जिसे बोल रहे हैं कि क्लैरिटी की सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपस में जुड़ी हुई है। इनफैक्ट आप इसमें कह सकते हो कि वॉलेटाइल सिचुएशन है तो अनसर्टेनिटी आ गई। अब अनसर्टेनिटी के बढ़ने से सिचुएशन और वर्सन होके कॉम्प्लेक्स हो गई, और जब कुछ कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब लैक ऑफ क्लैरिटी को ही हम एम्बिग्विटी नहीं बोलते हैं सिर्फ, इसमें नेचुरली क्योंकि मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स नजर आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि ये भी संभावना हो सकती है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है कोई दूसरी संभावनाएं हैं उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ भी किसी भी तरह की कोई रीजन जो है वो हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। उनको ये लगता है कि हम देखें तो सही कि भाई पहले एक माइंड में कुछ एजम्पशन ले ली जाती है कि हम ये लेके चलते हैं कि शायद ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर बिजनेस में ऐसा कोई इन्वायरमेंट बना है, कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है, कुछ ऐसा अगर रिजल्ट आ रहा है, तो उस रिजल्ट के पीछे क्या क्या रीजन हो सकती है। तो उसमें जैसे एक रिसर्च का काम होता है ना, रिसर्चर जो करता है वो एक हाइपोथेसिस जनरेट करता है, एक assumption बनाता है और उसके ऊपर वेरिएबल्स को टेस्ट करके देखता है, और वो सोचता है कि शायद इस वजह से वो एक क्लैरिटी एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाए। तो ये चीजें हैं। तो ये सब जो सारी बातें ये सारी वर्ल्ड लेवल पे हो रही होती हैं, और उनको कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। फियर ऑफ अननोन एंड अनप्रेसिडेंटेडनेस। हाँ जी, पढ़िए बेटा। Fear of unknown and unprecedentedness. When the external environment is such that the business firms are engulfed by a fear of unknown dimensions because of unpredictedness, catastrophe that their strategies are completely dumbfounded, which renders them extremely helpless. The classic example of this is COVID-19, coronavirus borne disease pandemic. The impact of COVID-19 pandemic is being felt by all the business firms around the world. The entire globe is reeling under the third wave of the pandemic in early 2022. This is because of the fact that the novel coronavirus, which started spreading the diseases from China in late 2019, is mutating continuously and changing the nature of the virus. The different strains of the coronavirus are alpha, beta, gamma, delta, omicron, etc. Scientists and doctors have failed to predict how many waves of the pandemic are yet to come. As COVID-19 has created unpredictedness, economic uncertainty, and loss, maximizing returns, managing risk, and ensuring the continued health of the business demands a deep understanding of the changing market conditions and government policies. Infrastructure investments might lead the world to post-pandemic recovery, reinforced by suitable and resilient growth. For example, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। हाँ जी, आगे चलिए। sustainable and resilient हाँ। growth. For हाँ जी। example, PM Gati Shakti, a new project has been introduced in Indian budget 2022 to boost up the infrastructure in a big wave. The outbreak of the virus is spurring the adoption of contactless digital payments, and there has been a surge in the digital payments volume across online grocery stores, retail outlets, online Farmex, National Payments Corruptions of the Indian (NPCI) has been pivotal to the emergence of the digital payments ecosystem in India. Indian Finance Minister has assured that central bank digital currency will be issued very soon, which will give a big boost to the digital economy. In order to overcome this unpredicted situation, business leaders are navigating a broad range of interrelated issues that span from keeping their employees and customers safe through work from home and contactless transactions, respectively, providing support of cash and liquidity, reorienting operations, and navigating complicated government support programs. हाँ जी बेटे, ये जो सारा इतना बड़ा पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है ना, इसमें बेसिकली जो बात है ना
वो मिलजुल के यही सिर्फ एक आती है कि जो एक हाइट थी, जैसे हमने 7th कंपोनेंट इन्होंने ऐड कर दिया है कि इन्वायरमेंट में कोविड के करके, तो इन्होंने उसी को ही एक्सप्लेन किया है कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इससे ज्यादा और फियर क्या होगा, जिस जो हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा, एक अननोन डायमेंशन का फियर है ना। और उसी का हमने फिर आगे से जैसे थर्ड वेव आई थी 2022 में, है ना, तो नोवल कोरोना वायरस के करके, और उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स कोरोना वायरस के जो है वो भी डायग्नोज हुए, डिटेक्ट हुए अलग अलग कंट्रीज में। चलो शुक्र है परमात्मा का कि इंडिया में इसका जो है असर इतना ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी ये है कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तो अभी भी कहते हैं कि वी डोंट नो कि कितने और स्ट्रेन्स आएंगे आने वाले फ्यूचर में, है ना। तो अगर इन सारी बातों को देखें तो एक बात तो क्लियर है कि जो अनसर्टेनिटी है वो उसकी एक हाइट है। अगर हम ये एग्जांपल इसके साथ जोड़ के चलें तो उस टाइम पर कौन सी बिजनेस फर्म थी जिन्होंने अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया, रिस्क को मैनेज किया, है ना। तो और साथ के साथ कंटिन्यू जो डिमांड्स थी बिजनेस की उनको वो केटर कर पाए। तो इसमें उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया था कि जिन्हों जैसे जैसे जो टाइम चेंज हो रहा था वहां पे जो जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही थी, उन्होंने साथ ही साथ उसको उस एनवायरनमेंट के साथ जोड़ कर देखा कि हम इस ऐसे चलते टाइम में अपनी अवस्था को कैसे जो है वो मैनेजेबल बना सकते हैं, ताकि जो बाहर की जो परिस्थिति है हम उसका एक बुरे अच्छे तरीके से सामना कर पाए। तो इसी के करके ही कई तरह की स्कीम्स आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कहने का मतलब कई बार गवर्नमेंट की जो रोल होता है वो इनफैक्ट उन सिचुएशंस में लड़ने में भी हेल्प करता है, उनको फेस करने में भी हेल्प करता है। जैसे कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स जो है वो इंक्रीज हो गई। अब उसी के साथ ही जो है एनपीसीआई जो है उसका गठन हुआ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने डिजिटल पेमेंट के बारे में जो है वो एनकरेजमेंट करनी शुरू कर दी। ठीक है। तो जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यहाँ तक भी ये कह दिया है कि सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, जैसे सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो उसके लेवल पे भी डिजिटल करेंसी जो है वो भी इशू होनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से वो रुपीस जो है उसको जो करेंसी है उसको वो नोट छापते हैं, जो प्रिंटिंग होती है हमारे पास पहुंचती है। तो क्योंकि ये वाला टाइम सभी ने देखा था और इस टाइम में ये चीजें जो थी हमारे को समझ आनी शुरू हो गई थी कि हम लोग करेंसी नोट्स को भी हाथ में पकड़ने से डरते थे, या फिर हम लोग सोचते थे कि हर चीज को सैनिटाइज करके ही हमने हाथ लगाना है। तो वहां पे जो जो दो टर्म्स जो बड़ी ज्यादा नॉर्मल न्यू नॉर्मल बन के चली थी, एक तो चला था वर्क फ्रॉम होम और दूसरा चला था कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस। तो वो अभी तक जो है अभी तक काफी पॉपुलर हो चुका है, चाहे जितने मर्जी आप कह लीजिए कि साइबर क्राइम्स भी बढ़ गए हैं, जो भी है लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसको अच्छे ढंग से यूज कैसे करना है, इसलिए वो गलती कर बैठते हैं। बट फिर भी जिस तरह का जो डर का माहौल और कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी उस टाइम पर बनी पैंडेमिक के टाइम पर, वहां पे ये वाली जो दो फैक्टर्स थे इन्होंने काफी पावरफुल और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। जिन बिजनेस एंटरप्राइजेस ने ऐसे की एक अननोन सिचुएशंस को ये चीजों को जल्दी अडेप्ट करते हुए इसमें से निकलने की कोशिश करी, वही बिजनेस लीडर्स जो थे उन्होंने अपने बिजनेस की हर तरह से एंगल को संभाला। चाहे वो लिक्विडिटी का एंगल था, चाहे वो परफॉर्मेंस का एंगल था, चाहे वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का एंगल था, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल था, ठीक है, और चाहे वो स्टेबिलिटी का एंगल था। तो मतलब कि गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर असर नहीं डालते सिर्फ, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी कई बार आसान और सपोर्टिव भी हो जाते हैं, उसको सपोर्टिव बनाने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज ऑल विद दिस चैप्टर, दिस यूनिट जो आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का था। इसमें वी ऑल हैव कवर्ड कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो लेवल पे कंपोनेंट्स क्या है, मैक्रो लेवल पे कंपोनेंट्स क्या है, ये आपने पढ़े हैं, आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। उसके बाद पेस्टल एनालिसिस क्या है, पेस्टल एनालिसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पेस्टल एनालिसिस कब आई, कि कौन लेके आया, इसकी जो कंपोनेंट्स में क्या क्या है, जो बेसिक जो एनालिसिस है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद व्यू कैफू की बात हुई है,
उसके लिए पहले सिंपल व्यू का टर्म को एक्रोनियम के रूप में यूज किया गया था, कब यूज किया गया, कौन लेके आया, ठीक है, ये इसी के ही एमसीक्यूज बनेंगे। और फिर जो एफ यू करके जो टाइटल साथ में अटैच हुए 2 अल्फाबेट्स, तो उसका मीनिंग क्या था, है ना। ये आपको छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए, इसमें बहुत बड़ा कुछ आपसे अलग से नहीं पूछा जाना। फिर इसके कंपोनेंट्स जो है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, ये है क्या क्या, 1 बाय 1 इसका मीनिंग आपने पढ़ा है। वॉलेटाइल जो है, अगर कोई चीज वॉलेटाइल है तो नेचुरली वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, और जब वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी मिलती है तो नेचुरली सब कुछ कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, क्लियर नहीं रहता, कुछ भी अनक्लियर होना शुरू हो जाता है, एम्बिगुअस बन जाता है। और उसके बाद उन्होंने फियर ऑफ अननोन और उसकी बात करी कि हाइट क्या थी वहां की, और तब उस केस में उन्होंने बताया कि इकोनॉमिकली जो है वो किस किस तरीके से, कैसे कैसे जो है बिजनेस ने इन चीजों को देखा और कैसे इनको हैंडल किया, और क्या क्या जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट से उनका रोल रहा। सो ये तो इसके साथ है, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं कि एनालिटिकल होने वाली बात नहीं है, जस्ट कंसेप्चुअल है, समझने वाली बात है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा। यस मैम। आपको थोड़ा सा ये हल्का सा लगा होगा कि जैसे बहुत बड़ा कुछ हमने एज इफ के लैंग्वेज का कुछ पढ़ लिया है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको आप दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, खासकर आपको ना, जैसे इसमें जो टर्म्स हैं उसको, इसमें से बस आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं, ठीक है जी। तो आप इसमें जो मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो उसकी बस वो वाली इंपॉर्टेंट लाइंस आपने ध्यान में रखनी है। एंड आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से लग जाएंगे, आप एमसीक्यूज लगा पाओगे आराम से, ठीक है जी। और अगर कोई डाउट हुआ तो विल अगेन मीट, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, मैनेजमेंट का जो यूनिट है उसको लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको सब क्लियर हो रहा है ना। हाँ जी बेटा। यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, ठीक है बेटा। मैंने बीच में किसी और स्टूडेंट ने पढ़ना शुरू किया था, रीडिंग की थी, पर मुझे लग रहा था एक्चुअली मेरे पास ना आज चार्जर अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ये लगा कि लेक्चर जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैं बैटरी को ध्यान में रखते हुए इसलिए मुझे दोबारा से फिर कहना पड़ा समृद्धि को कि तुम फास्टली रीड कर जाओ, ठीक है, क्योंकि वो आगे पिछले कई लेक्चर से रिपीटेडली रीड कर रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि वो शायद इसको फटाफट से पिकअप कर पाएगी। अदरवाइज आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, ठीक है, और आपने अच्छे अच्छे रिजल्ट देने हैं। सो आप इसको ध्यान से दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैनेजमेंट के यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू बेटा।